वन इलेक्शन, ये क्या है? शिगुफा है या इससे वाकई देश को कुछ फायदा होने वाला? असल में शिगुफा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक राजनीतिक पहल है। और ये समस्त जो दल हैं, वो एनडीए में भी और यूपीए में भी या इंडिया, इन सब के लिए वो खतरा है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को लेके ये बेस बना के बात करना चाहते हैं और जो डॉक्यूमेंटेड है, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात को ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि हिंदुस्तान के अधिकतर राजनीतिक दल संसद से बाहर हो जाएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सुनने में ये अच्छा लगता है कि सरकार ये चाहती है कि पैसा कम खर्च हो। अगर सरकार ये चाहती है पैसा कम खर्च हो तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने इलेक्शन खर्चे पर रोक लगाए, तय कर दे कि हम सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के अलावा कोई प्रोपेगेंडा पे खर्चा नहीं करेंगे। तय कर लें कि हम किसी भी कंपनी से पैसा नहीं लेंगे। तो व्हाट्सएप के लिए तो हजारों करोड़ का चंदा लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो सचमुच में इलेक्शन को पैसे की जकड़बंदी से बाहर निकालना है तो नरेंद्र मोदी पहले इनिशिएटिव लें, जिसकी की संभावना नहीं है। दूसरी चीज, इलेक्शन का खर्चा जो इलेक्शन कमीशन के जरिए होता है वो खर्चा इससे कम नहीं होगा, बल्कि वो खर्चा बढ़ेगा। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है कि हम इलेक्शन का खर्चा कम करना चाहते हैं, ये आर्गुमेंट ही बेबुनियाद है और गलत है। असल चीज क्या है? असल चीज यह है कि जो कि बहुत ही खतरनाक मॉडल है ये। अभी मैं कल्पना कर रहा हूं खाली, और वो मैं एक बेसिस पर कल्पना कर रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि जो पैनल बनाया गया उस पैनल में कोई भी आदमी इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में नहीं जानता। उसका इलेक्शन रिफॉर्म या इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ये नहीं बता सकती कि रामनाथ कोविंद की क्या योग्यता है। सवाल यह है कि जिसको आपने मुखिया बनाया उसकी योग्यता क्या है। मैं बोलना नहीं चाहता उनके नाम से कोई भी चीज खराब करके, बल्कि आप ये समझे कि मैं एक फिक्शन की बात कर रहा हूं। नहीं तो वो कल मेरे खिलाफ भी एफआईआर करेंगे और मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं घर से नहीं निकलता और मैं फिर हाथ जोड़ता हुआ घूमूंगा, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मैं तेरे पैर छूऊं। जिस सांसद की लाइफ में पूरी लाइफ 50% कमीशन खाने की रही हो, कानपुर के हर व्यक्ति को मालूम है ये, आप उससे इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म, इलेक्शन का रिफॉर्म कराना चाहते हैं? नहीं, बहुत ही शर्मनाक है ये। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं इस बात को कि इलेक्शन के अंदर अगर कोई रिफॉर्म किया जाना है तो इस पर पहले पार्लियामेंट में खुल के बहस होनी चाहिए। सरकार कहे कि लोग सुझाव दें, सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, पूछे लोगों से, पहली जो रिकमेंडेशन पड़ी है उनके बारे में सरकार लोगों से राय ले, संसदीय समितियों से राय ले। नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के तौर पर एक कमेटी बनाई गई है। यानी देश जो है वो नरेंद्र मोदी के मूड और विम्स पर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के मन में जो ख्याल आया, अभी ख्याल आया कि चलो हम पानी पीते हैं तो चलो पानी पी लेते हैं, अभी ख्याल आया कि भांग खाते हैं तो चलो भांग खा लेते हैं। अरे देश ऐसे नहीं चलता। मूड और विम्स के आधार पर अगर देश चलेगा तो देश का गड्ढे में जाना तय है, और अब तक 9.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें देश गड्ढे में गया। पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूं, ये असल में एक बहुत पहले हम लोग अपने तरीके से उस जमाने में भी देखते रहे हैं। ये असल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लाना चाहते हैं, और यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के तहत ये
इंडोर्स करना चाहते हैं जो विधि आयोग की सिफारिश है मुंह ढकने के लिए। जीवन रेड्डी के नेतृत्व में जो विधि आयोग था, उस विधि आयोग की सिफारिश जो उसको ये इंडोर्स करके लाना चाहते हैं, और उसमें रिकमेंडेशन क्या थी? जिस दल के 5% से ऊपर वोट हों उस दल को संसद में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप जरा पिछला लोकसभा का चुनाव उठाइए, कितने दल हैं जिनको 5% वोट मिले हैं? कौन कौन दल है जो इस इलेक्शन से जीत के आएंगे? जी नहीं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा इस पर। मैं जो चीज पॉलिटिकल जो इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण यह है कि मार्च में इसी साल यानी 2023 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया संविधान पीठ ने, और उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो उसके चुनाव आयुक्त हैं, उनमें उनकी नियुक्ति 3 लोगों की कमेटी करेगी। उस कमेटी में पीएम होंगे, उस कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे, और विपक्ष का जो नेता होगा या जो प्रमुख विपक्षी दल है उसका नेता होगा, और वो रिकमेंड करेगी कि इलेक्शन कमीशन के कौन कौन लोग मेंबर हों। उन्होंने बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, और उन्होंने साफ हिदायत दी, संविधान पीठ ने साफ हिदायत दी कि जब तक ये आप व्यवस्था न कर दें तब तक हमने जो ऑर्डर दिया उसके अनुसार ही इलेक्शन कमीशन के लोगों के नाम नॉमिनेट किए जाएंगे, और जो भी नाम नॉमिनेट किए जाएंगे वो वह 6 साल के लिए होंगे, एक्सटेंशन वाला नहीं। ये उसके 300-350 से ज्यादा पेज के जजमेंट में ये चीज ऑर्डर में है। नरेंद्र मोदी ने ये जो रिफॉर्म का जो मसला लाए, वो अभी उसके पहले जो पिछला अभी पार्लियामेंट के सेशन गया है उसके आखिरी दिनों में, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों की नियुक्ति के संदर्भ में उन्होंने एक बिल पेश कर दिया। ये उसी पैकेज का एक्सटेंशन है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की राय नहीं माननी, मुझे हिंदुस्तान के संविधान की राय नहीं माननी, मुझे हिंदुस्तान के कन्वेंशन नहीं मानने, मुझे पिछली सरकारों के फैसले नहीं मानने, और तो और छोड़ दीजिए मुझे बीजेपी के भी फैसले नहीं मानने। जिस बात को मैंने आपसे जिक्र किया है ना, और जो चीज ये लाना चाहते हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि ऑफिशियली, बाद में मुझे मौका मिलेगा बताऊंगा मैं आपको। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं ये कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की लाइन सांप्रदायिकता को और जातिवाद को पोलराइज करेगी, और यह चीज बहुत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी जातिवाद और सांप्रदायिकता से नहीं डरते, क्योंकि वो चाहते हैं तो वो उनकी खेती है, वो चाहते हैं कि ये फले फूल है। लेकिन असल खतरा कहां है? असल खतरा यह है कि नरेंद्र मोदी के इस बार के अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन को मान लिया जाएगा तो अब अभी क्या होता है कि हर जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, प्रदेश एक इकाई है। असेंबली के लिए चुनाव होता है तो उसमें प्रदेश एक यूनिट है। लोकसभा के लिए कैंडिडेट चुना जाता है, जिले से एक प्रतिनिधित्व है, उसका एक अपनी एक कनेक्टिविटी है, उसका एक कमिटमेंट है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि अब वह प्रादेशिक इकाई और वह जिले की इकाई नहीं रहेगी। तो दूसरी कैजुअलिटी क्या होगी? वन नेशन वन इलेक्शन को मानने की दूसरी कैजुअलिटी होगी कि अब स्टेट की जो पहचान थी, प्रादेशिक पहचान थी एक इकाई की, वो प्रादेशिक पहचान खत्म हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा खतरा है, जो कि ये जो पैकेज चल रहा है, लगातार फेडरल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करो, ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, इस डिमोलिशन ड्राइव के पैकेज का हिस्सा है ये। और आप ये तय मानिए कि अगर ये आता है तो इस बार का पार्लियामेंट का इलेक्शन फिर नहीं होगा। आपको तो लोग सोचते हैं कि वो बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि इस बार का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ पार्लियामेंट घेरी जाएगी, और बिना पार्लियामेंट को घेरे और आंदोलन किए आप इस डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दलों की, एक कांग्रेस और एक बीजेपी को छोड़ के सभी राजनीतिक दलों की हत्या। और ये कॉस्ट हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी नहीं दे सकती।
बाकी इसके जो डिटेल्स हैं, बहुत सारे जो मेरा अनुमान है, राजनीतिक अनुमान है, और जो कि अनुभव है, जो तमाम किस्म की जो चीज़ें आई हैं अब तक, उसके आधार पर मैं बहुत सारी चीज़ें बाद में शेयर करना चाहता हूं। लेकिन जो चीज़ अंडरलाइन करना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के स्लोगन को लाके नरेंद्र मोदी ने नेकेड डिक्टेटरशिप का अपना जो चेहरा है वो सामने रखा है। ये रिफॉर्म का चेहरा नहीं है, ये डिक्टेटर का चेहरा है, और इसको पहचान के विपक्ष को अपनी रणनीति आंदोलन की तैयार करनी चाहिए अभी से, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ये सीट शेयरिंग आप करते रहेंगे, आपको बेकार हो जाएगी, सारी सीटें बांटना, सारी सीट बांटना बेकार होगी। कोशिश यह की जानी चाहिए कि संसद जाम रहे और संसद के बाद जनता के जरिए सड़कें जाम रहे। बिना इसके नरेंद्र मोदी को कोई और भाषा समझ में नहीं आती। और इस मामले में किसान आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए विपक्ष को, और घरों से निकलना चाहिए। जी